1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली का बुराड़ी इलाका और एक ऐसी खबर जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी घटना जो किसी बुरे सपने जैसी लगती है। बिल्कुल, बहुत ही भयावह। सोचिए, एक पूरा परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, 11 लोग एक साथ अपने ही घर में मृत पाए गए। हाँ, और जिस हालत में मिले वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। सही कह रही हैं। वो मंजर, घर के अंदर आप सोचिए, 10 लोग ग्रिल से लटके हुए, आंखों पर पट्टी, हाथ बंधे हुए। और जो घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थीं, नारायणी देवी, उनका शव जमीन पर मिला। आसपास पूजा का सामान भी था। तो पहला सवाल तो यही उठा कि भाई ये है क्या? क्या ये कोई मास मर्डर है, या फिर क्या ये सामूहिक आत्महत्या थी, किसी गहरी निराशा में उठाया गया कदम, या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान जो शायद गलत हो गया? या जैसा बाद में जांच में सामने आया कि क्या ये किसी तरह का सामूहिक मानसिक भ्रम था। ये सारे सवाल थे उस वक्त, और जवाब किसी के पास नहीं था। तो आज हम इसी उलझे हुए दुखद मामले पर गहराई से बात करने वाले हैं। बुराड़ी कांड यकीनन भारत की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली घटनाओं में से एक। चलिए शुरू करते हैं उस परिवार से। भाटिया परिवार, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। हाँ, तो ये भाटिया परिवार था, दिल्ली में ही, नॉर्थ दिल्ली में संत नगर बुराड़ी में रहते थे। बिल्कुल एक आम मिडिल क्लास परिवार जैसा, खुशहाल थे, सामाजिक थे। आस पड़ोस में अच्छी जान पहचान थी। हाँ, काफी। इलाके में इज्जत थी, लोग जानते थे, मानते थे। बाहर से देखने पर कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप सोचें कि कुछ गड़बड़ है। और परिवार भी काफी बड़ा था, 11 सदस्य एक ही घर में। हाँ, 11 लोग। परिवार की मुखिया थी नारायणी देवी, करीब 77 साल की। उनके 2 बेटे, भवनेश और ललित। ओके। फिर उनकी पत्नियां सविता और टीना। नारायणी देवी की एक बेटी भी थी, प्रतिभा, जो विधवा थी। उनकी बेटी प्रियंका, जिसकी कुछ ही टाइम पहले सगाई हुई थी। और फिर भवनेश और ललित के बच्चे, नेहा, मोनू, नीतू, शायद नेहा ही थी वो, और ध्रुव, शिवम। तो हाँ, कुल मिलाकर 3 पीढ़ियां थी एक साथ। और इनका कामकाज कैसा था? फाइनेंशियली स्टेबल थे? हाँ, परिवार पढ़ा लिखा था, अपना किराना स्टोर था इनका, जो ठीक ठाक चलता था। साथ में प्लाईवुड का भी काम था। तो आर्थिक तौर पर तो कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, बिल्कुल स्थिर थे। बच्चे भी पढ़ रहे थे, प्रियंका की शादी की तैयारी चल रही थी। बिल्कुल, बाहर से सब एकदम परफेक्ट, एक टिपिकल खुशहाल भारतीय परिवार। लेकिन यही बात तो शायद इसे और डरावना बनाती है ना? कि बाहर सब नॉर्मल दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर कुछ और ही पक रहा था, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। ना दोस्तों को, न रिश्तेदारों को, किसी को नहीं। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है कि ये पूरा परिवार धीरे धीरे एक ऐसे विश्वास, कह लीजिए अंधविश्वास, के जाल में फंसता जा रहा था, जो उन्हें इस भयानक अंत तक ले गया। और सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे। और अक्सर भवनेश भी साथ जाते थे। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि इनकी जो किराना दुकान थी नीचे, वो बंद है, जबकि वो रोज सुबह जल्दी 5:30-6 बजे खुल जाती थी। ये अजीब था। हाँ, फिर उन्होंने देखा कि घर का मेन दरवाजा भी पूरा बंद नहीं है, बस अटका हुआ है, लॉक नहीं था। तो उन्हें कुछ शक हुआ और वो अंदर चले गए। हाँ, उन्हें लगा शायद तबीयत वगैरह खराब हो किसी की। वो पहली मंजिल पर गए और जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचे, जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। क्या देखा उन्होंने? 10 लोग छत से, जो लोहे की ग्रिल होती ना, जाल जैसी, उससे लटके हुए थे एक साथ, जैसे बरगद के पेड़ की जड़ें लटकती है ना, उस तरह का दृश्य था। हे भगवान, 10 लोग एक साथ। और उसी कमरे में एक तरफ जमीन पर नारायणी देवी का शव पड़ा था। उनकी हालत कैसी थी जो लटके हुए थे? और कानों में रुई का भी जिक्र था शायद। हाँ, बाद में पता चला कि कानों में रुई ठूसी हुई थी, और नारायणी देवी जो जमीन पर मिली, उनके गले पर भी निशान थे। शायद फांसी लगाने की कोशिश की हो, या वो लटक नहीं पाई। और पूजा का सामान? हाँ, पास में छोटे छोटे स्टूल रखे थे, शायद उन पर खड़े हुए होंगे वो लोग। हवन कुंड जैसा कुछ था, जिसमें राख थी। पूजा की और भी सामग्री बिखरी थी, तारें थीं जिनसे शायद हाथ पैर बांधे गए थे। पूरा सीन देखकर लग रहा था कि कोई अजीब सा भयानक किस्म का अनुष्ठान हुआ है। जाहिर है इसके बाद तो पुलिस आई होगी, फॉरेंसिक टीम पहुंची होगी। उनका पहला रिएक्शन क्या था? उन्हें क्या लगा? देखिए, पहली नजर में तो यही लगता है कि ये मास मर्डर है। किसी ने बाहर से आकर ये सब किया है। शायद कोई दुश्मनी हो या लूटपाट का इरादा हो। लेकिन घर में जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। नहीं, यही पेंच था। घर के दरवाजे अंदर से बंद थे। जो मेन दरवाजा था वो बस अटका हुआ था, तोड़ा नहीं गया था। अंदर से कोई जबरदस्ती आने का साइन नहीं मिला।
और लूटपाट, घर का सामान? वो भी नहीं। ये बात और उलझा रही थी। घर में कैश, गहने, कीमती सामान सब अपनी जगह पर था। महिलाओं ने जो गहने पहने हुए थे वो भी वैसे ही थे। तो लूट का मोटिव तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। और ना ही कोई हाथापाई के निशान? नहीं, किसी के शरीर पर ऐसे निशान नहीं थे जिससे लगे कि उन्होंने बचने की कोशिश की हो या कोई संघर्ष हुआ हो। तो अगर हत्या नहीं, लूट नहीं, जबरदस्ती नहीं, तो फिर पुलिस कहाँ देख रही थी? यहीं से मामला और गहराया होगा। बिल्कुल। यहीं पर जांच एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंची। जब घर की तलाशी ली जा रही थी तो पूजा वाली जगह के पास से पुलिस को कुछ रजिस्टर मिले, डायरिया मिली। डायरी? एक नहीं, कई। कुल मिला के 11 डायरियां। और जैसे ही पुलिस ने उन डायरियों को खोलकर पढ़ना शुरू किया, बस वहीं से इस पूरे केस की परतें खुलनी शुरू हो गई। ये डायरियां ही इस केस का सेंटर पॉइंट बन गई। 11 डायरियां? ऐसा क्या लिखा था उनमें जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी? इन डायरियों में पिछले लगभग 11 साल से लिखा जा रहा था। सोचिए, 2007 से लेके 2018 तक रेगुलर एंट्रीज थी। 11 साल से? हाँ, और लिखावट भी अलग अलग लग रही थी। जैसे ललित लिखता था, शायद प्रियंका भी लिखती थी या टीना। लेकिन जो कंटेंट था, जो बातें लिखी थी, वो एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखा रही थी। कैसा पैटर्न? इनमें बहुत डिटेल में इंस्ट्रक्शंस थे, निर्देश कि परिवार को कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, पैसे कैसे मैनेज करने हैं, घर में कौन सी चीज कहाँ रखनी है, और सबसे जरूरी कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठान करने हैं। निर्देश? कौन दे रहा था ये निर्देश? डायरी में लिखा था? डायरी के हिसाब से ये सारे निर्देश परिवार के जो मुखिया थे, भोपाल सिंह, जिनके 2007 में मौत हो चुकी थी, उनकी आत्मा दे रही थी। क्या? मृत पिता की आत्मा? हाँ, और डायरी कहती थी कि ये आत्मा छोटे बेटे ललित के जरिए बात करती है। मतलब पिताजी की आत्मा ललित के शरीर में आती है और हमें रास्ता दिखाती है, ऐसा लिखा था। ललित ही ये सारे मैसेज परिवार तक पहुंचाता था। ओ माय गॉड, मतलब एक मृत व्यक्ति की आत्मा पूरे परिवार को कंट्रोल कर रही थी। डायरी तो यही कह रही है। डायरी के हिसाब से तो यही था। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, दुकान कैसे चलेगी, घर का रेनोवेशन कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई, यहाँ तक कि प्रियंका की सगाई किससे होगी, कैसे होगी, ये सब डायरी में था। हाँ, और साथ में लगातार धार्मिक अनुष्ठान और नियम बढ़ते जा रहे थे। रात को सोने से पहले साथ बैठ के ध्यान करना है, इस महीने ये दान देना है, पिताजी की कृपा से देखो बिजनेस बढ़ गया, इस तरह की बातें। लेकिन धीरे धीरे टोन और सख्त होती गई, अनुष्ठान और मुश्किल होते गए। और फिर वो आखिरी रात वाला अनुष्ठान, उसका भी जिक्र था डायरी में। हाँ, डायरी के जो आखिरी पन्ने थे उनमें उस रात जो करना था, उस अंतिम क्रिया का बहुत डिटेल में ब्यौरा था। क्या लिखा था? लिखा था कि 11 आत्माएं एक साथ मोक्ष पाएंगी। इस क्रिया के बाद हमें भगवान मिलेंगे। ये सब पिताजी की मर्जी से हो रहा है। उसमें एक शब्द था, बड़ तपस्या। बड़ तपस्या? हाँ, जिसका मतलब था बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह लटकना, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लोग मिले। तो जिस भयानक तरीके से वो मिले, वो सब पहले से प्लान था डायरी के हिसाब से। एक एक चीज, कैसे हाथ पैर बांधने हैं, आंखों पर पट्टी, मुंह बंद करना है, कानों में रुई डालनी है, किस ऑर्डर में लटकना है, कौन स्टूल पर खड़ा होगा। समय भी लिखा था, रात के करीब 1 बजे। लेकिन कोई बचाने वाला तो था नहीं। यही तो सबसे अहम और दुखद मोड़ है। डायरी में लिखा था, और शायद इसी पर परिवार को पूरा यकीन था, कि पिताजी की आत्मा आएगी और सबको बचा लेगी। क्या? हाँ, उन्हें लगता था कि वो मरेंगे नहीं, ये बस एक इम्तिहान है, एक अनुष्ठान है, जिसके बाद चमत्कार होगा, वो बच जाएंगे और एक बेहतर दिव्य जीवन पाएंगे। ये यकीन करना मुश्किल है। एक पूरा परिवार जिसमें पढ़े लिखे लोग भी थे, वो कैसे इस चीज पर यकीन कर सकते हैं? ललित का क्या रोल था इसमें? देखिए, जो जांच हुई और साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी हुआ, उससे यही लगा कि ललित ही सेंटर में था। हुआ ये था कि शायद 2004 में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी आवाज चली गई थी। ओह। फिर जब पिताजी गुजरे 2007 में, तो आवाज अचानक वापस आ गई और ललित ने क्लेम किया कि पिताजी की वजह से आई है। हाँ, कि पिताजी की आत्मा ने मदद की है और अब वो उससे बात करते हैं। तभी से सिलसिला शुरू हुआ और बाकी परिवार ने मान लिया बिना सवाल किए। शुरू में शायद थोड़ी हिचक रही होगी, लेकिन धीरे धीरे ललित ने सबको अपने प्रभाव में ले लिया। उसकी बातें, शायद कुछ बातें संयोग से सही हो गई होंगी, जैसे बिजनेस में फायदा या कोई घर का मसला सुलझ गया तो विश्वास और पक्का होता गया। नारायणी देवी से लेकर छोटे बच्चों तक सब मानने लगे थे कि ललित सच में पिताजी की आत्मा का मीडियम है।
और उनके निर्देश मानने में ही भलाई है। अब सोचिए, प्रियंका जिसकी सगाई हुई थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, वो भी डायरी लिख रही थी। हाँ, ये तो दिखाता है कि विश्वास कितना गहरा हो गया था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो कितना ज्यादा सबके सब उसमें शामिल हो गए थे। ये तो बिल्कुल शेयर्ड साइकोसिस या फोलिया डू जैसा मामला लगता है, जिसका जिक्र मनोवैज्ञानिकों ने किया था। ये होता क्या है असल में? हाँ, शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, या जैसे फोलिया डू कहते हैं, मतलब दो का पागलपन। हालांकि यहाँ ये पूरे परिवार में फैला था, तो फोलिया फमिल कह सकते हैं। ये एक रेयर कंडीशन है। रेयर है? हाँ, इसमें होता यह है कि एक व्यक्ति होता है जिसे प्राइमरी केस कहते हैं। इस केस में ललित, वो किसी गहरे भ्रम मतलब डिल्यूजन का शिकार होता है। उसका वो भ्रम इतना पक्का और यकीन दिलाने वाला होता है कि धीरे धीरे वो अपने आसपास के लोगों में भी वही भ्रम पैदा कर देता है, खासकर उन लोगों में जो इमोशनली उस पर डिपेंडेंट हों या एक क्लोज सोशल सर्कल में रहते हों। तो ललित का ये मानना कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है, ये उसका अपना भ्रम था जो पूरे परिवार की सच्चाई बन गया? ऐसा ही लगता है। ललित का व्यक्तित्व शायद काफी डोमिनेंट रहा होगा, परिवार थोड़ा सोशल आइसोलेशन में भी रहा होगा, जहां बाहर की दुनिया के तर्क कम असर करते हों। एक ही छत के नीचे है ना, एक दूसरे पर निर्भरता, और ऊपर से ये विश्वास की कोई दिव्य शक्ति रास्ता दिखा रही है। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जहां ललित का भ्रम फैलता गया बिना किसी रोक टोक के। तो बाकी सदस्य भी वही मानने लगे जो ललित कहता था? हाँ, वो सब एक तरह से ललित की ही आंखों से दुनिया देखने लगे। उनका अपना लॉजिक, अपना विवेक उस विश्वास के नीचे दब गया। वो सब एक ही सामूहिक भ्रम के शिकार हो गए थे। तो उनके लिए आत्महत्या नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक चीज थी। उनके नजरिए से देखें तो हाँ, वो पूरे विश्वास से मानते थे कि वो भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं, पिता के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। वो इसे मौत की तरह नहीं देख रहे थे, वो इसे एक पड़ाव मान रहे थे जिसके बाद चमत्कार होना ही था। लेकिन असलियत में ये आस्था और अंधविश्वास के बीच की जो लाइन होती है, उसके पूरी तरह मिट जाने का मामला था। एक भयानक सामूहिक मानसिक भ्रम जिसका अंत इतना दुखद हुआ। ये घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये समाज के लिए बहुत गहरे सवाल खड़े करती है, चेतावनियां देती है। बिल्कुल, ये अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं और मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये उसको बहुत साफ तौर पर दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान का दिमागी असंतुलन अगर उसे पहचाना ना जाए, उसका इलाज ना हो, तो वो पूरे परिवार को, पूरे ग्रुप को अपनी चपेट में ले सकता है। खासकर हमारे जैसे समाज में, जहां आज भी मेंटल हेल्थ पर बात करना एक टैबू जैसा है। सुना है आज भी उस घर को लेकर उस इलाके में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है वहां अजीब लगता है, कोई कहता है पुलिस ने पूरी सच्चाई नहीं बताई। हाँ, ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर होता है ऐसा। लोग उस भयावहता को समझने के लिए या तो उसे सुपरनैचुरल से जोड़ते हैं या फिर किसी कॉन्स्पिरेसी से। मीडिया में भी शुरू में बहुत अटकलें थी। लेकिन सबूत क्या कहते हैं? देखिए, पुलिस की जांच, फॉरेंसिक एविडेंस जैसे ऑटोप्सी रिपोर्ट जिसमें मौत का कारण हैंगिंग ही बताया गया और कोई स्ट्रगल के साइन नहीं थे, और जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुआ, ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा करते हैं। और वो क्या है? फाइनल निष्कर्ष क्या है इस केस का? जो भी फैक्ट्स अभी तक सामने हैं, उनके आधार पर निष्कर्ष यही है कि बुरानी कांड कोई बाहरी ताकत या भूत प्रेत का मामला नहीं था, नहीं कोई अनसुलझा रहस्य। ये इंसानी दिमाग की उलझनों, बेलगाम होती विश्वास प्रणालियों और सामूहिक भ्रम का एक बहुत ही दुखद एक्सट्रीम उदाहरण था। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे डरावनी चीजें शायद बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर पनप सकती हैं। ये पूरी बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है, खासकर ये कि कैसे किसी भी ग्रुप में, चाहे वो परिवार हो या कुछ और, जो शेयर्ड बिलीफ सिस्टम होते हैं, जो शायद शुरू में नॉर्मल लगते हों, वो कैसे धीरे धीरे तर्क से बिल्कुल परे जा सकते हैं, एक खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। सही बात है। और ये भी कि कैसे ग्रुप डायनामिक्स मतलब समूह की जो अपनी चाल होती है, वो एक इंसान की अपनी सोच, उसके फैसले लेने की ताकत को दबा सकती है। ये हमें आस्था और भ्रम के बीच की उस बारीक, बहुत ही खतरनाक लाइन के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। कब आस्था अंधविश्वास बन जाती है और कब विश्वास भ्रम का रूप ले लेता है, ये समझना शायद इस घटना का सबसे बड़ा सबक है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको रुककर सोचने की जरूरत है।